अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि सॉवरेन इक्वालिटी का क्या मतलब है, नॉन एग्रेशन का क्या मतलब है, तो आप अपने आंसर को कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, इनफैक्ट अगर जीएस में आ गया या फिर एमसीक्यू में डेफिनेशन आ गया तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो आज का ये जो पूरा एडिटोरियल एनालिसिस है, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि सॉवरेन इक्वालिटी जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो रहा है उसके बैकड्रॉप में क्या नजर आता है, यूएन चार्टर से रिलेटेड क्या मुद्दा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक स्टेट, एक सॉवरेन स्टेट, संप्रभु स्टेट के नाम से भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं हम आज का एडिटोरियल ओपन एनालिसिस। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, दो न्यूज हम कवर करेंगे। एक भरतनाट्यम इन इंडियन डिप्लोमेसी, ये भी थोड़ी सी अच्छी न्यूज है, और ये आज की सबसे बेहतरीन न्यूज है, द इक्लिप्स ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी। बहुत अच्छी न्यूज़ है और ज़रूर हमें पढ़ना चाहिए, ज़रूर कवर करना चाहिए आईआर के पर्सपेक्टिव से, जीएस 2 के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारा आंसर्स इवैल्यूएशन नॉट। तो आज की टू डू लिस्ट है, ये हम पूरे वीडियो में फॉलो करेंगे, एंड तक जाते जाते हम डिस्कशन अपना स्टॉप कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कोट ऑफ द डे से। तो अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो दोस्तों, जीवन के हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। मतलब जो आपकी क्वालिटीज हैं, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग की हो, चाहे वो पेशेंस की एक क्वालिटी भी होती है। ठीक है, अगर आपके पास पेशेंस है तो आप दुनिया की हर एक मुश्किल चीज पा सकते हो। ठीक है, तो आप अपनी क्वालिटीज का यूज करिए। हम यूज कैसे करेंगे? हम एक्सपीरियंस करेंगे। हम पहले ये जानेंगे कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज है, क्या हमारे अंदर वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। जो वीकनेस है उसके अंदर हम काम करेंगे, जो स्ट्रेंथ है उसको हम, जैसे पेंसिल हम छीलते हैं ना, उसको और शार्प करेंगे। इन सारे विशेषताओं को, इन सारे चीज़ों को आप प्रेजेंट करिए, एंड द वे यू विल प्रेजेंट, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। वर्ल्ड विल डेफिनेटली एक्नॉलेज योर स्पेशलिटी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। दो टर्म्स आएंगे आज के ओपेड में। पहला है ओलिगार्की, ठीक है, और दूसरा है एनाक्रोनिज्म। ओलिगार्की कोई नया शब्द तो है नहीं, बहुत पुराना है, कि कोई भी छोटा सा समुदाय, छोटा सा ग्रुप किसी चीज को कंट्रोल करता है, कोई कंट्री को कंट्रोल करता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है, उसको हम कहते हैं ओलिगार्की। ठीक है, एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म के दो मतलब होते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि थोड़ा ओल्ड फैशन, कॉन्स्पिक्यूअसली थोड़ा सा ओल्ड फैशन चला आ रहा है, समय समय के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है, वो एनाक्रोनिज्म होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे ये आता है, जो हम ओपेड के टर्म्स में, संदर्भ में ये समझेंगे, कि एक ऐसी क्रोनोलॉजिकल इनकंसिस्टेंसी है किसी भी चीज को अरेंज करने में। ठीक है, चाहे वो जनता के बारे में कोई पॉलिसीज हो गई, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भाषा हो गई, हम सही से अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एनाक्रोनिज्म की डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, यही हम आज के ओपेड में इसको समझेंगे। ठीक है, ये मैंने कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे जहां पे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से मुझे रिप्लाई किया है। जहां पे सूरज ने कमेंट करके बताया है डोमिनियन क्या होता है, सोवरेन स्टेट क्या होता है, प्रोटेक्टोरेट क्या होता है। ठीक है, देखो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। सोवरेन आप लोगों ने यहां मेंशन किया है, मतलब सोवरेन का मतलब तो पता है। अब सोवरेन इक्वालिटी यूएन चार्टर के हिसाब से क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो आप लोगों को इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, तो ये वेल डन सूरज, थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया यहां पे, और आपका आंसर 100% सही है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे आपने मेंशन किया है, स्पेशली जो आपने ये प्रोटेक्टोरेट वाली चीजें मेंशन की है, औरंगजेब वाली, तो आपको अच्छे से थोड़ा सा समझ में आ गया होगा यूक्रेन और रशिया वाला क्राइसिस, व्हाट डज रशिया वांट्स एंड हाउ एक्चुअली दे वांट यूक्रेन टू बी ट्रीटेड, राइट। उसके बाद हशमीत का भी एक रिप्लाई आता है जो प्रोटेक्टोरेट के बारे में समझाती हैं, एंड शी इज ऑल्सो राइट कि कोई भी कंट्री की उसकी मिलिट्री और फॉरेन पॉलिसी को सामने वाली कंट्री, जो प्रिंसिपल कंट्री है, वो कंट्रोल करेगी। ठीक है, हाँ, इंडिया कभी प्रोटेक्टोरेट नहीं रहा है, ब्रिटिश शासन का डोमिनियन स्टेटस था, प्रोटेक्टोरेट नहीं रहा है। ठीक है, मतलब कि उसके डिफेंस और फॉरेन रिलेशन की जो पावर है वो उस खुद के कंट्री के हाथ में नहीं होगी, किसी दूसरे कंट्री के हाथ में होगी। ठीक है, हशमीत ने भी बताया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच कब हुआ था। तो दोस्तों आप ये सब नोट कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छे कंटेंट हैं जो बच्चों ने लिखे हुए हैं, ये आप लोग
बहुत ही इफेक्टिवली यूज कर सकते हो अपने आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या जियोपॉलिटिकल चेंजेस आए, ठीक है। सो ये हमारे जो कम्युनिटी ग्रुप है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग इस कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करिए, जहां पे राही, नितेश, ये लोग सब लोग हमसे बात करते हैं डेली, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नितेश का एक क्वेश्चन था कि उसने कहा था कि भैया एक बार जो मेंस का एडिटोरियल में आपने दिया है उसको डिस्कस कर लीजिए। नितेश देखो, क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक है। हम लाइन बाय लाइन जाएंगे, ठीक है। सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इज अ क्रूशियल कंपोनेंट, ठीक है। सबसे पहले तो आंसर में आप सेल्फ रिलायंस क्या होता है डिफाइन कर दो, ठीक है। एक दो एग्जांपल दे दो आत्मनिर्भर से रिलेटेड, ठीक। उसके बाद हम जाएंगे कि भाई डिफेंस के बारे में बात हुई है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, उसके बारे में आप थोड़ा सा लिख दो, सेल्फ रिलायंस डिफेंस मैन्युफैक्चर, एक सब पार्ट बना लीजिए, ठीक है। तो हम अभी तक क्या क्या सेल्फ रिलायंट हुए हैं डिफेंस स्ट्रक्चर में, तो आप बता दीजिए कौन कौन सी ऐसी मिसाइल्स हैं, कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, कौन कौन से ऐसे टाई अप्स हैं जो हमने किए हैं, कौन सी इंडस्ट्री ऐसी खड़ी की है डीआरडीओ से रिलेटेड, वो आप बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या बताना है कि मेंटेन दी नेशनल सोवरेनिटी एंड अचीव मिलिट्री सुपीरियोरिटी, ठीक है। तो ऐसी कौन सी स्टेप है, ऐसा कौन सी पॉलिसी हम लेके आए हैं जो कि हमारे नेशनल सोवरेनिटी को, ठीक है, ताकि हमारे डिसीजन हम ही ले सकें, कोई और ना ले सके, वो इंश्योर किया गया है, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस करते करते, मतलब कि थोड़ा सा हमें चैलेंजेस की तरफ भी बढ़ना है, क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं, राइट। एक चीजें, एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि इतने ऐसे चीजें रखी हुई हैं, उसको धीरे 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 निकालना, ठीक है, अनफोल्ड करना। साइंटिस्ट लोग एनालाइज करते हैं, रिसर्च लोग एनालाइज करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं न्यूज़पेपर का, ठीक है। तो आपको चैलेंजेस बताने हैं थोड़े से, क्या चैलेंजेस हैं, भारत ने क्या किया था और कंक्लूजन क्या होगा, दैट्स इट, ठीक है। इतना सिंपल सा था। कमेंट करके या तो आप हमारे कम्युनिटी ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर आप यहां पे पोस्ट कर दीजिएगा। फाइंडिंग एकलव्य दोस्तों, वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसको आप रजिस्टर कर लीजिए। 20 मार्च को इसका अगला टेस्ट होने वाला है, और मुझे आप कमेंट करके ही बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन एकलव्य का फॉर्म भरा है। समरीन ने भरा था, मुझे याद है, और एक दो और बच्चों ने। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हाँ कोई प्रॉब्लम भी आती है इसमें तो आप भी मुझे बता सकते हैं, आई विल फिक्स दैट इमीडिएटली, ओके। सो 60% ऑफ स्कॉलरशिप, top 50, and you can be one of those top 50 if you are looking for 2023। चलिए, ये हमारे प्रोग्राम से दोस्तों, तो प्लीज वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे, और हमारे प्रोग्राम्स जो हैं जो आपके लिए हम रिलीज करते हैं वो आप देख सकें, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं हम आज के इस ओपन एनालिसिस से। लेकिन मैं चाहता हूं सबसे पहले मैं कवर करूंगा ये न्यूज। आज की ये जो न्यूज है, द एक्लिप्स ऑफ सोवरेन इक्वालिटी, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो 5-10 मिनट दे दो, बहुत कुछ इसमें है जो समझ में आ जाएगा, और कई सारे आंसर्स में इसको आप लिख लोगे, ठीक है। सो एक बार मैं दिखा देता हूं, ये हमारे राइटर हैं, ये पूरा मैंने कलर कर रखा है। आप लोगों को मैं ये स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा इफ यू वांट, अदरवाइज मैंने सब मेंशन कर रखा है। ओलिगार्की इन यूएन, ठीक है। तो बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, ये सॉवरेन इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो यूक्रेन क्राइसिस है वो एक्सपोज करता है हमारे इंटरनेशनल लॉ को, क्या कि उसमें खोखलापन है, खाली है, वो दिखने में ऊपर से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पावरफुल लगता है, लेकिन अब जब यूक्रेन इस सिचुएशन में है तो हमारा इंटरनेशनल लॉ खोखला है अंदर से, ठीक है। सो स्पेशली जो हमारी प्रिंसिपल है सॉवरेनिटी, सॉवरेन इक्वालिटी की जो प्रिंसिपल है, उसके संदर्भ में ये बिल्कुल खोखला है, काम नहीं कर रहा है, ठीक है। यहीं पे जो हमारे ब्रिटिश जूरिस्ट हैं सर थॉमस अर्स्कीन, इनका ये फेमसली कोट था, इनका कहना था कि कि इंटरनेशनल लॉ इज एट वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये कब इन्होंने कहा था? ये 1929 में लगभग इन्होंने कहा था, तभी इनको अंदाजा हो गया था कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप ये कोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे लीगल थियोरिस्ट जॉन ऑस्टिन, ये वो शख्स हैं जिन्होंने जेरेमी बेंथम साहब ने अपॉइंट किया था, क्या, एज ए लीगल एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस डिपार्टमेंट में, ठीक है। बेंथम साहब को आपको पता है कौन होगा, राइट, ठीक है। नहीं पता तो पूछिएगा मुझसे, और फिर भी खोज के मुझे बता दीजिएगा, ठीक है।
इन्होंने डिफाइन किया था कि कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शंस, ठीक है। इफ वी अप्लाई दिस प्रिंसिपल, देयर इज नो अथॉरिटी ओवर एंड अबव स्टेट इन द सॉवरेन स्टेट सिस्टम, ठीक है। सॉवरेन स्टेट होने से एक बहुत बड़ा रोल निकल के आता है कि आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं किसी भी अदर कंट्रीज से रिलेटेड। ये इंटरनेशनल लॉ का सबसे प्रमुख, सबसे प्राइमरी प्रिंसिपल है सॉवरेनिटी की इक्वालिटी, ठीक है। स्टिल इंटरनेशनल लॉ हैज बीन अकॉर्डेड विद द स्टेटस ऑफ ब्रांच ऑफ लॉ, ठीक है। अभी भी इंटरनेशनल लॉ को वो दर्जा नहीं दिया गया है। तो पहले क्या होता था, पहले जो हमारे इंटरनेशनल लॉज थे वो कुछ रूल्स और कुछ प्रिंसिपल्स के आधार पे संबंधों को, अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस को केटर करते थे, ठीक है। ये रूल्स बना दिए गए और कुछ फिर उसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए गए। उस प्रिंसिपल्स पे हमारे जो नेशंस के रिलेशंस थे वो चलते थे। लेकिन अब कुछ समय से, ठीक है, स्पेसिफिकली 20th और 21st सेंचुरी में इसमें कुछ चेंजेस देखे गए हैं। चेंजेस में क्या देखे गए हैं कि इंटरनेशनल लॉ हैज बीन डिफाइंड, रीडिफाइंड, किस लिए? इंक्लूड्स रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड इंडिविजुअल, ओके, एंड द रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे क्वाड हो गया, जैसे एशियान हो गया, जैसे ब्रिक्स हो गया, तो अब ऐसे संबंध निभते हुए दिख रहे हैं, निभाते हुए लोग देख रहे हैं, ना कि सिर्फ रूल और प्रिंसिपल के दौर पे, ठीक है। तो सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ द नेशन इज वन ऑफ द सच ग्राउंड नॉर्म, ठीक है। बात, मुद्दा अब ये आती है कि व्हाट इज सॉवरेन इक्वालिटी, ठीक है भाई। सॉवरेन का मतलब होता है क्या? सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु, कि हमारा राज्य संप्रभु है। हिंदी में कहते हैं सॉवरेन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी दूसरे देश के अधीन नहीं हैं। हम अपने देश के हित के बारे में, वेलफेयर के बारे में हम ही डिसीजन लेंगे, नोबडी एल्स विल इंटरफेयर। जब भारत आजाद हुआ था, कब? फाइनली 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज हुआ था हमारा, तो उसके साथ एक सॉवरेन इंडिया भी निकला था। और जो ब्रिटिश ने सबसे पहले यह प्रस्ताव रखा था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस पे रखा जाए, ठीक है। सब कुछ भारत का होगा, लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट कौन रहेगा? वो ब्रिटिश की क्राउन रहेंगी। तो भारत ने सदा से इसको खारिज कर दिया था, मना कर दिया था। इंडिया वांटेड टू बी अ सॉवरेन स्टेट, जहां पे उसको अपने डिसीजन को मनवाने के लिए या फिर कहीं पे साइन कराने के लिए वहां की क्वीन के हस्ताक्षर, सिग्नेचर नहीं चाहिए, हमारे प्रेसिडेंट के चाहिए। सो मिलिट्री के मामले में, इंटरनेशनल रिलेशंस के मामले में, और जितने भी हमारे डिफेंस हैं, फूड सेक्टर हैं, इन सबों के मामले में एक सॉवरेन स्टेट वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, खुद डिसीजन लेता है, ना कि कोई दूसरा स्टेट लेता है। तो आइए जानते हैं कि यूएन के चार्टर में सॉवरेनिटी का क्या मतलब लिखा हुआ है। सॉवरेनिटी इक्वालिटी इज अ जुडिशियल इन नेचर, वही जुडिशियल हो गया। इसमें यह कहा जा रहा है कि ऑल स्टेट्स आर इक्वल अंडर इंटरनेशनल लॉ, डिस्पाइट जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं उनके में। इनइक्वालिटीज जैसे क्या? मिलिट्री पावर हो गई, ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गया, पॉपुलेशन लोकेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। चाहे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, नामीबिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, कोई भी कंट्रीज हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ग्रोथ एंड इकोनॉमी, इंटरनेशनल लॉ में सब बराबर हैं, ठीक है। Sovereign equality along with collective security is a fundamental principle of United Nation। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, एफपी है। जैसे भारत के संविधान में मूल अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट, सबके लिए बराबर है, चाहे वो दलित है, चाहे वो राजपूत है, या मुसलमान है, या सिख है, या वहां पे क्रिश्चियन है, सबके लिए वो समानता का अधिकार, वो अधिकार, फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनइक्वालिटीज, ऐसे करके, चाहे इनकम के बेस पे। वैसे ही यूएन में ये भी निहित है, ये भी स्टैब्लिश्ड है, ओके। सो द यूएन चार्टर स्टेट्स दैट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन इज टू सेव सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम स्करेज ऑफ वॉर, ठीक है। आने वाली जो पीढ़ियां हो रही हैं, रशिया में यूएसएसआर जब खत्म हुआ, यूएसएसआर के बाद फिर आया, अब रशिया आया, रशिया अब धीरे धीरे प्रो होते गया, तो जो जनरेशन्स बढ़ रही हैं
उनको भैया कंट्रोल करना, उनको समझाना कि लिमिट में रहिए, आप नहीं कर सकते हैं ऐसा। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी, सॉवरेन इक्वालिटी एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी आर द सोर्स ऑफ नॉन एग्रेशन एंड पीसफुल सेटलमेंट। लेकिन यूक्रेन क्राइसिस जो पूरा का पूरा इन पूरे मुद्दों पे ना भारी पड़ जा रहा है। रशिया ने जो यूक्रेन के साथ किया या कर रहा है, यूक्रेन जो झेल रहा है, वो इन मामलों में नहीं बैठता। ये सिर्फ एक थियरी के मामले में है, और जो ज़मीनी हालात है वो हम सब देख रहे हैं। ये देखिए, मिसाइल फायर हो रही है, ये कीव पे हमला हो रहा है, ठीक है। तो आप एग्जाम में अपने आंसर्स को कुछ इसी तरीके से लिखेंगे। आप कैसे कंपेयर करोगे? अपने फंडामेंटल राइट से कंपेयर कर लो, सब कुछ ठीक है, बस आप क्या लिखोगे? सॉवरेन इक्वालिटी लिख देना, ठीक है। दूसरा क्या था? एन एक्ट ऑफ अग्रेशन। जब हम एक्ट ऑफ अग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो रशिया का यूक्रेन पर इन्वेड करना, दिस इज एन एक्ट ऑफ अग्रेशन, ठीक है, एंड ए वायलेशन ऑफ यूक्रेन सोवरेनिटी। समझ में आ गई बात? तो यहां पे यूक्रेन की संप्रभुता के साथ वायलेट हो रहा है, हनन हो रहा है, उसके राइट डैमेज हो रहे हैं। तो जब यूक्रेन आवाज उठा रहा है, तो फिर क्यों नहीं यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ये लोग खड़े हो रहे हैं उसके साथ? क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? आखिर क्यों कमजोर है? अगर आज की डेट में कोई किसी का फंडामेंटल राइट अगर खतरे में होता है, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करती है, जो भी रिट के थ्रू वो जा रहा है, ठीक है। इसी मामले में जब किसी कंट्री की सॉवरेनिटी पे बात आती है, ठीक है, जो इसका प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, तो क्यों नहीं फिर जो यूएनएससी है वो डायरेक्टली इसको लीड कर रहा है? अग्रेशन इज डिफाइंड इन इंटरनेशनल लॉ as use of armed forces, international relation as justified by defensive necessity, international authority or consent of the state in which force is used। ऐसे डिफाइन होता है कि भाई अग्रेशन ये है, ठीक है, ये एक ऐसा एक्ट है या फिर एक ऐसी पॉलिसी है, जिससे पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, जिससे कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, किस तरीके से? मिलिट्री के थ्रू, अनप्रोवोक्ड मिलिट्री के थ्रू आप जा रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 2 of 4 of UN Charter exhorts member of states। आर्टिकल 2 UN Charter, आर्टिकल 2.4 जो है UN Charter का, वो डिस्क्रिमिनेट करता है इन चीजों को। डिस्क्रिमिनेट सही शब्द नहीं है मेरे हिसाब से, वो बाहर कर सकता है, ठीक है। इट एक्चुअली एग्जॉर्ट्स, वो उठा के फेंक देगा उस मेंबर्स को जो इस पॉलिसी के तहत नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं कर रहा है रशिया के साथ यूएन, ठीक है, टू रिफ्रेन इंटरनेशनल। ये पूरा का पूरा इसका मुद्दा था। अग्रेशन इज एंटीथेसिस टू सॉवरेन इक्वालिटी एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी। एक तरफ है सॉवरेन इक्वालिटी और कलेक्टिव सिक्योरिटी, तो दूसरी तरफ है अग्रेशन, ठीक है। ये बिल्कुल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस साथ में नहीं मिल सकते। सो वॉट एवर मे बी द रीजन साइटेड फॉर द इन्वेजन, इट डज नॉट वॉश रशियाज ब्लडी हैंड इन द यूक्रेन क्राइसिस। तो ये जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी, ये राज्यों को इकट्ठा करता है, ये राज्यों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, ठीक है। एंड द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी इज अ प्रॉमिस दैट सॉवरेनिटी ऑफ ऑल स्टेट्स एंड शुड बी रेस्पेक्टेड, ये इंश्योर करता है। और ये कलेक्टिव डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी हमारे यूएन के आर्टिकल 39 में। अब आप कहोगे सर फंडामेंटल, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स तो हमसे याद नहीं होते हैं, तो फिर हम ये कैसे याद करें? देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि आप कहानी के तौर पे चीज़ों को समझिए। कहानी के तौर पे जब आप किसी चीज़ को समझेंगे तो विजुअल इमेज आपका ब्रेन क्रिएट कर लेगा, और फिर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो चीज़ें होती जाएंगी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस आर्टिकल 2 और आर्टिकल 39 को याद रखना। आर्टिकल 2 रिलेटेड है सॉवरेन इक्वालिटी से, आर्टिकल 4 रिलेटेड है कलेक्टिव सिक्योरिटी से, ठीक है। 2 सॉवरेन इक्वालिटी, 4 कलेक्टिव सिक्योरिटी, याद रहेगा। सो सिक्योरिटी काउंसिल shall determine the existence of any threat of peace, breach of peace or act of aggression and shall make recommendation और decide कि भाई क्या कर सकते हैं आर्टिकल 41 और 42 के तहत, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आप याद कर लीजिएगा। याद क्या, एज एन मतलब स्टोरी के फॉर्म में उसको आप फीड कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको मेंस आंसर में ना जस्टिफाई करने के लिए आपको इनफैक्ट आपके प्रीलिम्स में भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप तुरंत कैच कर लें, स्टोरी के फॉर्म में तुरंत पता कर लें कि ये हुआ था, ओके।
ओलिगार्की इन यूएन, ये एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट जो ऑथर हैं उन्होंने मेंशन किया है, ओलिगार्की इन यूएन, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, इनका कहना यह है कि यूएन में इतने सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन P5 कंट्रीज की ही ओलिगार्की है। ओलिगार्की बोले तो कि भाई कंट्रोल कर रखा है पूरे के पूरे दुनिया को इन लोगों ने, ठीक है। एक एनाक्रोनिज्म है, ठीक है। ओलिगार्की तो है ही, लेकिन एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म मतलब कि चीजें जो हैं वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है, बस चली आ रही हैं। और यूक्रेन का क्राइसिस ये एक्सपोज करता है कि हमारी यूएन सिस्टम की कंडीशन कितनी पथेटिक है, ठीक है। जो कि ये अंडरमाइन करता है, अंडरस्कोर करता है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। रशिया ने जब इस यूएनएससी में जो वीटो, नेगेटिव वीटो किया था कि भाई हमारा जो इन्वेजन है यूक्रेन के तहत वो गलत नहीं है, तो आप एक बात बताइए, रशिया ने किया नेगेटिव वोट, चाइना, इंडिया और कुछ और कंट्रीज ने एब्सटेन किया, लेकिन लगभग 80 कंट्रीज ने यूक्रेन को फेवर किया, ठीक है, कि रशिया की जो इन्वेजन है वो घटिया है, बेकार नहीं होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट में किया। फिर भी क्यों यूएनएससी कुछ नहीं कर पा रही है, जबकि वोट इतने भारी मात्रा में उनके फेवर में है, फिर भी क्यों नहीं कर पा रही है? तो यहां पे एक हॉलोनेस दिखती है, यहां पे एक सेंस ऑफ अर्जेंसी नजर नहीं आती है, ठीक है। सो द यूएन हैज अ पाइवटल रोल इन बिल्डिंग द सच अ वर्ल्ड वॉर। कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन का भी उतना ही बड़ा हाथ है इस जंग को छड़ने में जितना रशिया ने किया है यूक्रेन के लिए, ठीक है। सो उम्मीद है ये आर्टिकल समझ में आया होगा, नहीं तो फिर प्लीज मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा एंड देन यू कैन उसको समझ सकते हो आप इजीली, ठीक है। आइए हम आते हैं अपने पहले आर्टिकल जो हमारा है, भरतनाट्यम इन इंडियन डिप्लोमेसी। मुझे ये अच्छा लगा आज का जो टाइटल था कि भरतनाट्यम इन इंडियन डिप्लोमेसी। सो बेसिकली ये बात कर रही है किसकी? मच नीडेड दीक्षित प्रिंसिपल। दीक्षित प्रिंसिपल की बात हो रही है यहाँ पे। मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूं। ये है भरतनाट्यम इन इंडियन डिप्लोमेसी। राकेश सूद साहब ने लिखा है। राकेश सूद भी एक डिप्लोमेट हैं और करंटली ये रिसर्च फाउंडेशन के फेलो हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि ज्योतिन्द्र नाथ दीक्षित जो इनके बॉस हुआ करते थे, इनके गुरु भी ये मानते हैं, इंडिया स्टैंड इन द यूनाइटेड नेशन ऑन द यूक्रेन वॉर इज एन एप्ट मूवमेंट टू रिफ्लेक्ट मच नीडेड। लोगों का यही मुद्दा आ रहा है ना कि भाई इंडिया ने एब्सटेन कर दिया है, ठीक है, तो दिक्कत होगी, ठीक है। रशिया क्या सोचेगा, यूएस क्या सोचेगा, पूरा वर्ल्ड क्या सोचेगा। जरा सोचिए कि एब्सटेन जब भारत ने किया है तो आपको ये नहीं लगता कि रशिया ये सोचेगा कि चलो एब्सटेन कर दिया, मना नहीं किया, मतलब फेवर में नहीं गया यूएस के, चलो एब्सटेन कर दिया, एटलीस्ट मतलब किसी पोजीशन पे नहीं, एटलीस्ट इनडायरेक्टली हमें सपोर्ट कर रहा है। और यूएस को भी यही लगेगा, ठीक है, कि एब्सटेन कर दिया तो चलो रशिया के फेवर में नहीं है, ठीक है, एब्सटेन कर दिया तो चलो हमारे अगेंस्ट में भी नहीं है, ठीक है। ये चीज समझिए, किसी भी मुद्दे पे अगर यस और नो आप बोलते हैं, फॉर और अगेंस्ट जाते हैं, तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी जैसा हो जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट। अगर भारत यस कर देता, फॉर कर देता रशिया के, तो सब कुछ क्लियर हो जाता, ठीक है। यूएस समझ जाता क्या चल रहा है भारत के लिए, यूरोप समझ जाता, जापान समझ जाता, इंटरनेशनल हमारे रिलेशंस हैं वो थोड़े से गड़बड़ हो जाते, समीकरण पूरा बदल जाता, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सिर्फ गुड्डे गुड़िया खेल तो है नहीं, ठीक है, कि इसमें हम फॉर और अगेंस्ट में कर दें, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई द दीक्षित प्रिंसिपल हैज कम इनटू पिक्चर। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीक्षित प्रिंसिपल? दीक्षित जी आईएफएस ऑफिसर हैं, थे, गुजर गए हैं, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस आईएफएस ऑफिसर्स की लिस्ट में से एक आते हैं, ठीक है। जैसे निरुपमा राव थी, निरुपमा राव, और जो हमें अभी फिलहाल में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं शंकर जी, ठीक है। तो ज्योतिन्द्र नाथ दीक्षित इंडियन फॉरेन सर्विसेज में 1958 में गए, ठीक है, नेहरू जी थे तभी गए ये। ही वॉज द फर्स्ट एम्बेसडर टू बांग्लादेश आफ्टर लिबरेशन, 1971 के टाइम पे ये थे, काफी भरोसेमंद व्यक्ति थे। Other posters, he served as deputy chief of mission of the embassies in Tokyo, Washington, Chile, मैक्सिको, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान। काफ़ी
इंपॉर्टेंट ऐसे रोल इन्होंने प्ले किए हैं। ही ऑल्सो हाई कमिश्नर ऑफ श्रीलंका पाकिस्तान, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इंडिया एड इन भूटान, इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। रिटायर हो गए थे 1994 में, लेकिन फिर इनको एनएसए का एडवाइजर बनाया गया 2004 में, जो आज के टाइम पे अजीत डोवल साहब हैं। हृदयाघात हुआ उनको 2005 जनवरी में, और इनको पद्म विभूषण भी दिया गया, लेट पद्म विभूषण दिया गया पोस्टमसली। ही वॉज ऑल्सो ऑथर्ड कपल ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विसेज बुक। जो लोग पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो लोग क्वालिफाई कर लेते हैं यूपीएससी आईएफएस एग्जाम, वो इनकी बुक पढ़ते हैं। ठीक है, अगर बहुत डिटेल में आपको जानना है इनके बारे में तो आद्या मैम ने ये वीडियो बनाई थी, उस पर आप देख सकते हैं कि बस्टिंग द मिथ वर्सेस रियलिटी ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विसेज। अगर आप आईएफएस बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और मैंने निकालो प्रीलिम से रिलेटेड ये वीडियो पोस्ट किया था, 4 प्रिंसिपल क्या है वो आप भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको समझते हैं क्या था ये। तो बेसिकली ये पूरे आर्टिकल में ये कह रहा है कि भाई भरतनाट्यम इन इंडियन डिप्लोमेसी जरूरी है। कहने का मुद्दा ये है कि भारत ने कुछ हिस्ट्री में अपने ऐसे काम किए हैं, फॉरेन रिलेशंस ऐसे अच्छे रहे हैं उनके कि भाई हमें करना पड़ेगा भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम बोले तो हमें ऐसा नृत्य, हमेशा ऐसा अपने माइंड बॉडी सोल से ऐसी चीजें प्रेजेंट करनी पड़ेंगी कि लोगों को अपीलिंग लगे, कम से कम ये तो ना लगे कि हाँ कि बायस्ड है। ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन हम देंगे। सो रिपब्लिक एंड मॉस्को हुआ ये था कि ये जब साहब थे हमारे ज्योतिन्द्रनाथ दीक्षित जी, ये काम कर ही रहे थे एज एन इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी। सो दोज वर द टाइम ऑफ चार्ज। 1991 में दिसंबर 5 को जब सोवियत यूनियन का विध्वंस हुआ, मिखाइल गोरबक्षेव जो उसमें वहाँ के जनरल सेक्रेटरी थे, वो उनका रिजाइन किया उन्होंने, और यूएसएसआर का झंडा सबसे पहली बार दुनिया में, सबसे पहली बार उस टाइम पे वो गिरा, टूटा, 15 हिस्सों में यूएसएसआर डिवाइड हुआ। और इंडिया के लिए और हर कंट्रीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दौर था कि हर कंट्रीज से उसके जो 15 कंट्रीज, 15 डिवीजन थे, जिसमें से रशिया एक बड़ा निकला, उसके साथ सांठगांठ बनाई जाए। तो भारत ने भी अपने 15 डिप्लोमेट्स भी भेजे। ठीक है, इंडिया एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड सेट अबाउट ओपनिंग न्यू एम्बेसीज इन न्यू रिलेशनशिप इन द कंट्रीज लाइक सेंट्रल एशिया। ठीक है, द साउथ कॉकास एंड द सेंट्रल यूरोप वाइल मेंटेनिंग द ट्रेडिशनल टाइज विथ मॉस्को। ठीक है, ये भारत ने किया इनके दौर पे। ठीक है, सबके साथ अच्छे से मिलके रहे और हमारी फ्रेंडली रिलेशन बनी। 1992 जनवरी 31 को हमारे जो पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सबसे पहले, नरेंद्र मोदी अब दूसरे हैं, उन्होंने सबसे पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की समिट लेवल में पार्टिसिपेट किया था जब इंडिया मेंबर बना था। वो उस टाइम पे जॉर्ज बुश से मिले, वहां के प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस टाइम पे यूएस के, और दोनों लीडर्स ने मिलके कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे चर्चा की। क्या थी वो इंपॉर्टेंट चीजें? न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट। यहां से शुरुआत होती है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की और डिसआर्मामेंट की। दैट लीड टू इंडिया सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट इन 2008 यूएस के साथ। ठीक है, तो ये एक फॉरेन पॉलिसी का ही नतीजा है, एक डिप्लोमैट का ही नतीजा है, जो कि अच्छे से बात करके, ट्वीक करके चीजों को कैप्चर कर ले। उसी तरीके से जो राव साहब हैं, नरसिम्हा राव, वो उन्होंने एक पॉलिसी निकाली कि लुक ईस्ट। लुक ईस्ट मतलब कि जितने भी एशियान कंट्रीज हैं उनके साथ एक सेक्टोरल डायलॉग सेटअप किया जाए। ठीक है, पास्ट में हुई चीजों से आज हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो आज अगर हम अच्छे से नहीं सोचेंगे तो आगे फ्यूचर में उसका बेनिफिट उठा पाएंगे या नहीं, वो आज पे डिपेंड करता है। वैसे ही चाइना और ताइवान, सितंबर 1993 में एक 2 साइड मीटिंग हुई थी जिसमें डिफेंस बिल्डिंग मेजर्स को एंश्योर किया गया था, और चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पे इंडिया चाइना बॉर्डर का इशू था, उस पर एक फाउंडेशन लगाई गई थी। हालांकि चाइना उतना मानता नहीं है, हाँ, लेकिन यहां पे एक फिर भी वर्बल टॉक हुई थी और एक फिर भी डिमार्केशन हुआ था किसका? पेट्रोलिंग का। बॉर्डर्स का तो डिमार्केशन अभी भी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, फ्रेजाइल है। पेट्रोलिंग का डिमार्केशन हुआ था कि भाई यहां से यहां तक आप कर लीजिए, कि आप मत करिएगा। साइमल्टेनियसली भारत और ताइवान में भी नेगोशिएशन चालू हुई जो इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज को ओपन करता है। ताइवान ने अपना सबसे पहला ऑफिस खोला मुंबई में, दिल्ली से शिफ्ट होने के बाद, वाइल इंडिया एस्टैब्लिश्ड इंडिया ताइपेई एसोसिएशन इन 1995। ठीक है, इन सबको हम क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? इन सबको हम यही हाईलाइट कर रहे हैं कि पास्ट में हुई कुछ ऐसी टाइप्स, हमारे जो फ्रेंडली इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उन टाइप्स की वजह से आज हम एक सिक्योर पोजीशन पे हैं और आज हम
कुछ अच्छा सोच सकते हैं, किसी के साथ कंट्रीब्यूट कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो आज भी अगर भारत अच्छा डिसीजन, अच्छा स्टेप लेता है तो फ्यूचर में आने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये इंश्योर करना पड़ेगा हमको। तो इन इंडियन डिप्लोमेसी समटाइम्स यू नीड टू डू अ बिट ऑफ भरतनाट्यम। द पॉइंट वाज सिंपल, यू मे अपीयर इन डिफरेंट फॉर्म्स टू अदर्स, बट यू हैव टू फर्स्ट सिक्योर योर इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये मुद्दा था हमारा। अगर हम इस पे आते हैं तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ऑन दी अदर हैंड एब्सटेंशन, यही जो मैंने आपको बात बताई थी कि अगर भारत करता, तो यहाँ पे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट का पूरा मुद्दा लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है। सो फॉर एग्जाम्पल देखिए, इट कैन बी ईदर अ सेंस ऑफ फेंस सेटिंग, ठीक है, इट इज साइन ऑफ हेल्पलेसनेस और क्रिएट ए डिप्लोमेटिक मनूवर। ठीक है, इन यूक्रेन इंस्टांस दो वेस्ट है, ठीक है, द वेस्ट शुड फील सेटिस्फाइड दैट इंडियाज abstained because it perhaps expected India to oppose the West draft proposal। ठीक है, इंडिया, भाई वेस्ट कंट्रीज ये सोचती थी कि अच्छा हुआ इंडिया ने कर लिया एब्सटेन, वरना हमें तो लगता था कि इंडिया अपोज करेगा। तो ऐसी सारी कुछ सिचुएशंस होती हैं। तो फिलहाल लॉन्ग टर्म तो ठीक है, हम देखेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये इंपॉर्टेंट था स्टैंड। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड दो चीज़ें हैं जो एक मैंने वीडियो भी बना रखी है नाम से रिलेटेड। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि डिस्कस द इंपॉर्टेंट नॉन अलाइंग मूवमेंट इन द इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, और व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी, व्हाट वर द 3 मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और हाँ, हमारे कम्युनिटी ग्रुप को आप ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच गाइज, हम मिलते हैं कल। जय हिंद।